स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं और अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हैं तो महादेव ट्यूटोरियल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों आज बात करते हैं हम लोग डाइजेशन का। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड इन करता है इट मीन्स स्टोमक से फूड जब रिलीज होता है तब कहते हैं उसे काइम। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट है जो आप देख रहे हैं ये स्टोमक से निकलने के बाद ये फर्स्ट पार्ट है जिसको डिओडेनम कहते हैं। डिओडेनम जब फूड रिसीव करता है तो काइम के फॉर्म में रिसीव करता है और काइम होता है एसिडिक क्योंकि ये आया होता है स्टोमक से और स्टोमक में HCl सेक्रेशन होता है इसलिए काइम होता है एसिडिक। तो पहली बार डिओडेनम में यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा एंजाइम्स रिलीज होता है और ये डिओडेनम इसे रिसीव करता है। तो पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट के द्वारा पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस रिलीज किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे बाइल जूस के रोल का। चूँकि बाइल जो होता है इसका पहला काम होता है जो काइम एसिडिक है उसको बेसिक बना देना। दूसरा जो फूड मॉलिक्यूल फूड पार्टिकल में जो फैट है उस फैट को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। बच्चों अगर पूछा जाए आपसे बाइल का क्या फंक्शन है तो दो बातें याद रखनी है मुझे। पहला, फैट कन्वर्ट्स लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स और दूसरा इट मेक्स द फूड बेसिक क्योंकि काइम जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग बच्चों पैंक्रियाटिक जूस का। तो नेक्स्ट बात करें हम लोग रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस में बच्चों यहाँ पे रिलीज होता है पैंक्रियाज के द्वारा ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिनोजेन। ये ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिनोजेन दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ठीक इसी समय इस डिओडेनम के वॉल से रिलीज होता है इंटेरोकाइनेज और ये इंटेरोकाइनेज रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो बच्चों जो ट्रिप्सिनोजेन है ये इंटेरोकाइनेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में। ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन में और ठीक उसी समय ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों ट्रिप्सिन में। अब जो काइमोट्रिप्सिनोजेन है इस पे काम करता है ट्रिप्सिन और इसको कन्वर्ट कर देता है काइमोट्रिप्सिन में। बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा काइमोट्रिप्सिनोजेन में। नेक्स्ट बात किया जाए तो स्टोमक के अंदर भी प्रोटीन का डाइजेशन हुआ होगा जैसा हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं। स्टोमक के अंदर पेप्सिन होता है जो पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पॉलीपेप्टाइड्स बना देता है। अब बच्चों पॉलीपेप्टाइड्स कार्बोक्सीपेप्टिडेज के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है ओलिगोपेप्टाइड्स में। ये कन्वर्ट हो जाएगा ओलिगोपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स। आप कह सकते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स। अब ये ओलिगोपेप्टाइड्स का क्या मतलब है? चूँकि आप जानते हैं जितना भी पेप्टाइड्स होता है वो एमाइनो एसिड्स का पॉलीमर्स होता है। तो जो पॉलीपेप्टाइड्स है ये बहुत सारे एमाइनो एसिड्स का पॉलीमर होगा और इसका टूट करके इसका छोटा पार्ट बनता है जिसको कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स। यानी कि कुछ एमाइनो एसिड्स का ग्रुप होगा कुछ एमाइनो एसिड्स का पॉलीमर होगा जिसको कहेंगे हम लोग ओलिगोपेप्टाइड्स। फर्दर आप हम लोग देखेंगे ये ओलिगोपेप्टाइड्स फिर से ब्रेक होता है और एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है या डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है या ट्राइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों कार्बोहाइड्रेट अगर होगा तो पैंक्रियाज से रिलीज होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज और फूड में प्रेजेंट जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो सारे कार्बोहाइड्रेट को वो कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट में जिसको कहते हैं माल्टोज। ये कन्वर्ट कर देगा बच्चों इसको माल्टोज में और माल्टोज जो होता है ये डाइसैकराइड होता है जिसका फर्दर डाइजेशन होगा और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज में। ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग
फैट ग्लोब्यूल्स का आपने देखा डिओडेनम के अंदर जो फैट मॉलिक्यूल्स था उसको ब्रेक करके स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। अब पैंक्रियाज से जो रिलीज होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये पैंक्रियाटिक लाइपेज उस फैट ग्लोब्यूल्स पे काम करके उसे कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में। तो आप देख सकते हैं जो फैट ग्लोब्यूल्स होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पैंक्रियाटिक लाइपेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में। बच्चों ये कन्वर्ट होगा फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में। नेक्स्ट बात करें हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स। तो जितना भी बच्चों आरएनए और डीएनए होता है ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग 3 कंपोनेंट पाते हैं, एक फॉस्फेट, एक पेंटोज शुगर और तीसरा नाइट्रोजिनस बेस। तीनों को मिला हुआ स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स पे एक एंजाइम काम करता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइडेज, और ये न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है ये भी बात करते हैं। बच्चों जैसे ही न्यूक्लियोटाइडेज काम करता है इस न्यूक्लियोटाइड पे तो फॉस्फेट अलग हो जाता है। ये फॉस्फेट अलग होगा तो 2 कंपोनेंट बच जाएगा, एक नाइट्रोजिनस बेस और दूसरा शुगर। नाइट्रोजिनस बेस और शुगर दोनों के मिले हुए कंटेंट को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड। आप देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेज काम किया और ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड बनने का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट का रिमूव हो जाना। बच्चों अब ये न्यूक्लियोसाइड पे काम करता है न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज जैसे ही काम करेगा न्यूक्लियोसाइड पे तो आप समझ सकते हैं न्यूक्लियोसाइड में कितना कंपोनेंट? 2, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियस काम करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस 2 कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर देता है। इसको मैं अरेंज कर दूं। अब थर्ड कंपोनेंट बच्चों बात करें प्रोटीन का। पहले ट्रिप्सिन की बात करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है। थोड़ी देर पहले बात किए थे हम लोग, तो एक्चुअली वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में, लेकिन उसको एक्टिव बनाया जाता है ट्रिप्सिन के फॉर्म में। तो जितना भी प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों मिलकर कन्वर्ट कर देता है पॉलीपेप्टाइड्स में। बच्चों ये बनेगा पॉलीपेप्टाइड्स और ये पॉलीपेप्टाइड्स पे फर्दर कार्बोक्सीपेप्टिडेज काम करता है। इस पॉलीपेप्टाइड्स पे फर्दर कौन काम करेगा? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। आप देख पा रहे हैं कार्बोक्सीपेप्टिडेज, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ट्राइपेप्टाइड्स। अब ट्राइपेप्टाइड्स मैं कह रहा हूँ बच्चों, इसका मतलब है 3 एमाइनो एसिड्स का ग्रुप होगा। फिर इसके बाद ये बन सकता है डाइपेप्टाइड्स। अब मैं डाइपेप्टाइड्स कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? 2 एमाइनो एसिड्स का पॉलीमर होगा और हो सकता है ये कन्वर्ट हो जाए एमाइनो एसिड बच्चों सबसे स्मॉलर यूनिट है किसी भी प्रोटीन का, बेसिक यूनिट है। बहुत सारे एमाइनो एसिड्स के मिलने के बाद ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग अब डाइजेशन इन द लोअर सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग 3 सेक्शन देखते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो इलियम होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लोअर सेक्शन होता है। अगर आपसे पूछा जाए साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन तो आप कह सकते हैं इलियम इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट होता है और मैक्सिमम डाइजेशन इसी के अंदर होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ डाइजेशन इन द लोअर सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन।
बच्चों यहाँ तक डाइजेशन होने के बाद जितना भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो चुका है पॉलीपेप्टाइड्स में, डाइपेप्टाइड्स में, ट्राइपेप्टाइड्स में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एंजाइम्स काम करता है पेप्टिडेज, और जितना भी पॉलीपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स है इन सबको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये क्या बनेगा यहाँ पे, तो एमिनो एसिड्स बनेगा। एमिनो एसिड्स बनेगा। नेक्स्ट बात करें, अभी तक जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद बना है माल्टोज। अब एक एंजाइम रिलीज होता है माल्टेज। ये माल्टेज जितना भी माल्टोज होता है वो सबको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। अब माल्टोज को कौन सा एंजाइम काम करेगा इस पे, माल्टेज, और कन्वर्ट कर देगा उसको बच्चों ग्लूकोज में। ये बन जाता है ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सुक्रोज। अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो ऑब्वियस है सुक्रोज का भी फॉर्मेशन होगा। अब सुक्रोज पे एक एंजाइम काम करता है जिसे कहते हैं सुक्रेज, और ये सुक्रोज को दो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। नेक्स्ट बात करें हम लोग, फूड में जो प्रेजेंट होता है लैक्टोज, ये प्रेजेंट होता है मिल्क में, और इस लैक्टोज पे काम करता है लैक्टेज, और लैक्टेज को कन्वर्ट कर दिया जाता है बच्चों दो कंपोनेंट में, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लैक्टोज। ये दो कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और प्लस ग्लैक्टोज। बच्चों ये बता दूं, ये जो लोअर सेक्शन में जो भी कन्वर्जन हो रहा है ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का है। इन्हीं चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट बात करें, अभी तक जो फैट का डाइजेशन हुआ है उस फैट पे काम करेगा। मैक्सिमम तो डाइजेशन हो चुका है, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्जन हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर फैट्स बचा हुआ है तो यहाँ पे एक एंजाइम रिलीज होता है लाइपेज, जो फैट पे काम करेगा, अल्टीमेटली इसे कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में। ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में, करेक्ट, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में। ठीक है। तो ये लोअर सेक्शन का ओवरऑल डायग्राम, ओवरऑल ये मैकेनिज्म हो गया डाइजेशन का। यहाँ पे देख सकते हैं लोअर सेक्शन की बात करें तो ये हो गया डिओडेनम, डिओडेनम के बाद जेजुनम, और जेजुनम के बाद ये लोअर सेक्शन है जिसमें मैक्सिमम डाइजेशन होता है, और अल्टीमेटली जो फूड पार्टिकल है वो सबसे अपने स्मॉलर कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पार्टिकल का स्मॉलर कंपोनेंट में ब्रेक हो गया तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा। बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली तीन प्रोसेस हम लोगों को देखने को मिलता है। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब वाटर एब्जॉर्ब होने के कारण जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दूसरा वर्क है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करना, और तीसरा वर्क है डेफिकेशन, यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो बेसिकली तीन फंक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर लार्ज इंटेस्टाइन का है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन करता है और इससे फूड मूव करता है, इसे कोलोन कहते हैं। कोलोन से फूड मूव करते करते लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाता है ताकि फूड को सेमी सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सके। फिर उसके बाद ये सिग्मोइड कोलोन के पास आता है, यहाँ से थोड़ी देर फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम के अंदर रखा जाता है, फिर बॉडी से बाहर इसको थ्रो आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो फूड का एब्जॉर्प्शन बेसिकली कहाँ होता होगा, तो जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर स्ट्रक्चर को आप देखें तो बच्चों वहाँ पे देखेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसलिए होता है ताकि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाया जाए और तेज़ी से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो पाए।
अगर किसी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग मैग्नीफाई करके उसको विजुअलाइज करें तो हम लोगों को दिखता है सबसे बाहर एक थीन लेयर होता है एपिथेलियम का, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लड वेसल होता है और सबसे अंदर में जो स्काई कलर का देख रहे हैं इसको लैक्टियल कहते हैं। तो जितना भी एब्जॉर्ब फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जितना भी ब्रेकडाउन डाइजेस्टेड फूड होता है उस सबको इस ब्लड वेसल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और फैटी एसिड ग्लाइसरॉल को इस लिम्फ वेसल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। बच्चों एब्जॉर्प्शन की फूड की बात करें तो कंप्लीट डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है ग्लूकोज होता है, ग्लैक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, उसके बाद फ्रुक्टोज होता है, विटामिन्स होता है, तो ये अमीनो एसिड्स होता है। इन सारे कंपोनेंट का एब्जॉर्प्शन इस ब्लड वेसल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो फैट कंपोनेंट होता है वो कन्वर्ट होता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। तो फैटी एसिड से ग्लाइसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है इस लैक्टियल्स के द्वारा। जो स्काई कलर का आप देख रहे हैं ये लैक्टियल्स कहलाता है। ब्लड एक्चुअली ये लिम्फ वेसल है, इसका स्पेशल नेम है लैक्टियल्स। तो जितना भी फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल है इस लैक्टियल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग एडेप्टेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का एडेप्टेशन की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखना आवश्यक हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों तो आपको वहाँ पे दिखेगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सिर्फ इसलिए होता है ताकि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाया जा सके। अब इस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को मैग्नीफाई करके अगर हम लोग वॉच करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे एडेप्टेशन दिखता है। यहाँ पे एक थीन एपिथेलियम लेयर होता है। थीन इसलिए होता है क्योंकि सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होना है यहाँ पे। और ये प्रत्येक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हाईली वैस्कुलराइज्ड होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर प्रेजेंट होता है ताकि फूड को आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके। और इसी ब्लड वेसल के बीच में यहाँ पे आपको स्काई कलर का जो दिख रहा है ये लिम्फ वेसल होता है। और लिम्फ वेसल स्पेशली एडेप्टेड होता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो बच्चों एडेप्टेशन की बात करें इसमें 3 कंपोनेंट हम लोगों को दिखा, एक थीन एपिथेलियम, दूसरा ब्लड कैपिलरीज और तीसरा लिम्फ वेसल। तीनों का अलग अलग वर्क होता है और इसके बाद फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन। अगर आप फूड लेते हैं तो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में जाता है और एब्जॉर्प्शन के बाद वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में पहुंचता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो बॉडी को ग्लूकोज मिलता है, अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो बॉडी को अमीनो एसिड्स मिलता है, अगर आप फैट लेते हैं तो बॉडी को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल मिलता है। अब बॉडी एब्जॉर्ब कर इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको नए सिरे से नया सब्सटेंस बनाता है। वो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाएगा, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग फैट बनाएगा। तो बच्चों एसिमिलेशन का मतलब होता है फूड में लिए गए न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके बॉडी बिल्ड करना, ठीक है। जो ग्लूकोज होगा बच्चों, ग्लूकोज से 2 वर्क होगा। एक तो ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी जिससे बॉडी का फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, और दूसरा जो बचा हुआ ग्लूकोज बच जाता है उसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये ग्लाइकोजन बेसिकली स्टोर कहाँ किया जाता है? या तो लीवर सेल में होगा या मसल सेल्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। लीवर या मसल सेल के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। अब इससे क्या होगा, जब भी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो इस ग्लाइकोजन को फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में और बॉडी के ग्लूकोज नीड को फुलफिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें अमीनो एसिड्स। बच्चों अमीनो एसिड्स का बॉडी में आया कहाँ से? तो जो फूड लिए होंगे उस फूड में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ होगा, अल्टीमेटली बॉडी को मिला होगा अमीनो एसिड्स। अब ये अमीनो एसिड से बॉडी के अंदर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या बनेगा बच्चों? तो बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड प्रोटीन बनेगा प्लस कुछ एंजाइम्स बनेगा, कुछ एंजाइम्स बनेगा। तो प्रोटीन और एंजाइम्स फॉर्मेशन हो पाता है किससे? अमीनो एसिड से।
या बॉडी के अंदर कुछ डैमेजेज हैं तो उस डैमेजेस को रिपेयर किया जाता है अमीनो एसिड्स की मदद से। नेक्स्ट है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। तो बच्चों आपको पता है फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल बॉडी में अगर एब्जॉर्ब हुआ है तो उसका क्या होगा, इसका होने वाला है फैट का फॉर्मेशन। क्या होने वाला है, इसका होने वाला है फैट फॉर्मेशन। ये होगा फैट फॉर्मेशन। बॉडी अपने तरह का फैट का निर्माण करता है ताकि बॉडी को वो एनर्जी रिच बना सके। ठीक है, तो बच्चों ओवरऑल आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।